नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 42। अच्छा। जियो जोऊ ने आंख मूंद कर कार्ड ले लिया और जल्दी से हिसाब चुकता कर दिया। मिस्टर वांग, आपने इस पर 4,53,500 रुपये खर्च किए हैं। यदि आप बदले हुए पैसे मिटा देते हैं तो आपसे 4,50,000 रुपये वसूले जाएंगे। ये सुनते ही उसने सचमुच 4,50,000 रुपये खर्च कर दिए। रमेश तिवारी के चेहरे की चर्बी उखड़ गई। हालांकि पलक झपकते ही सुसान खुद पर मुस्कुरा रही थी, ये सोचकर कि वह देवी के साथ एक कमरा खोलने में सक्षम होगी, इसलिए उसे अपने दिल में खुद को सांत्वना देनी पड़ी। अरे, इस देवी के लिए 4,50,000 इसके लायक है। अरे सुंदरी, मैंने ये ड्रेस खरीदी और बिल का भुगतान किया। क्या तुम्हें लगता है कि रमेश तिवारी ने खुलकर पैसे देने का नाटक किया, इसलिए वह अश्लीलता बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह रंग लेकर सुमन के पास आया। जियो जो, मुझे एक कैंची उधार दो। सुमन घृणा से रमेश तिवारी से बचती है और अचानक जियो जो से कहती है, बहन, तुम्हें कैंची किस लिए चाहिए? हालांकि जियो जो उलझन में है, वह अभी भी सुशांत के लिए कैंची की एक जोड़ी लाती है। सुशांत ने कैंची ली और बिना कुछ कहे एक पोशाक को आधा काट दिया। सभी दर्शक सुशांत के व्यवहार से हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर रही है। केवल अर्जुन मेहरा अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े हुए, मुंह के कोनों पर मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। चूंकि हम रमेश तिवारी जैसे नवागंतुक को दंडित करना चाहते हैं, तो हम कुछ कदम उठाए बिना कैसे ऐसा कर सकते हैं। हिस रमेश तिवारी को यह समझ में नहीं आया कि सुमन ने अच्छे कपड़े क्यों नष्ट कर दिए। वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक उसने नहीं देखा कि सुमन ने 7 या 8 कपड़े काट दिए हैं। बहन, आप, रमेश तिवारी उसे रोकना चाहता है, लेकिन सुमन समझ नहीं पाती कि वह क्या कर रही है। उसे अपने कान और गाल खुजलाने पड़ते हैं। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। सुसान अपने हाथों को तब तक हिलाती रही जब तक कि भीड़ की आश्चर्यचकित आंखों के सामने उसने अपने सारे कपड़े फाड़कर चिथड़े नहीं बना लिए। फिर वह खड़ी हो गई। उसने एक ही बार में कई लाख रुपयों के कपड़े फाड़ डाले, लेकिन सुमन के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी और उसके आसपास बैठे लोग दुखी थे। क्या गड़बड़ है? इतनी अच्छी ड्रेस इस तरह बर्बाद हो गई। हारने वाले इतने पराजित नहीं होते, है ना? अच्छा बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? रमेश तिवारी को भी बहुत दर्द है। जब तक सुशांत ने कपड़े फाड़ना समाप्त नहीं किया, वह सिर्फ पूछने आया था। ये दिलचस्प नहीं है। मुझे ये कपड़े पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे आपका प्यार नहीं मिल सकता। अलविदा। सुमना रमेश तिवारी की तरफ देखती भी नहीं है। वह अर्जुन मेहरा को खींचती है और बाहर जाने की तैयारी करती है। अरे यार, तू जानबूझकर मेरे साथ खेल रही है। सुमना को देखकर रमेश तिवारी को समझ आ गया कि कहीं वह फिर मूर्ख तो नहीं है। पता चला कि उसके 4,50,000 बर्बाद हो गए। ये घटिया औरत अपने आप से खेल रही है। जाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। रमेश तिवारी गुस्से में अर्जुन मेहरा और सुमन के सामने दौड़े और गुस्से में कहा, बदबूदार लड़की, तुम मुझसे मत पूछो। मेरा रमेश तिवारी कौन है? अगर मैं आज तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं करता तो मैं शेन्हू में नहीं रहूंगा। दहाड़ते हुए रमेश तिवारी गुस्से से भरे बालों वाले एक खूंखार बाघ की तरह दिखते हैं। वह अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर सुमन को पकड़ लेते हैं। हालांकि सुमन को यकीन था कि उसकी हरकतें रमेश तिवारी को परेशान करेंगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सार्वजनिक रूप से उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करेगा। इस समय रमेश तिवारी को देखकर वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हट गई और अर्जुन मेहरा को आवाज लगाए, आश्चर्य, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। हालांकि रमेश तिवारी को खुद चिढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुलिस आती रहेगी, यह आदमी कभी भी अपना और अर्जुन मेहरा का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अलार्म। ओह, कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि अर्जुन मेहरा ने सुमन की मंशा के मुताबिक पुलिस को फ़ोन नहीं किया, बल्कि एक ताना मारा। इसके बजाय वह पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ गया। रमेश तिवारी के हमले की दिशा के विपरीत उसने आगे बढ़कर रमेश तिवारी की कलाई पकड़ ली। अध्याय 43। अरे नहीं, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है। अभी तो लोग उनके पास खड़े होकर उनका उत्साह देख रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि अर्जुन मेहरा और रमेश तिवारी ने सचमुच हाथ हिलाना शुरू कर दिया है, तो वे सब चिल्ला उठे और तितर बितर हो गए। इधर रमेश तिवारी का हाथ अभी सुमन पर नहीं पड़ा है और उसकी कलाई अर्जुन मेहरा ने मजबूती से पकड़ रखी है। हालांकि अर्जुन मेहरा ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वह सोना तोड़ सकता है और पत्थर को तोड़ सकता है, लेकिन ये रमेश तिवारी की सहनशक्ति से बिल्कुल परे है।
अर्जुन मेहरा की कलाई में जकड़े रमेश तिवारी दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वे इससे छुटकारा नहीं पा सके। उन्हें उसकी लाल लाल आंखों को घूरना पड़ा और बेतहाशा चिल्लाना पड़ा, बेटा तुम मरना चाहते हो? लाओजी को छोड़ दो पोते, मुझे परवाह है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मेरी बहन सू को अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन मेहरा ने बात करते हुए उसे मुक्त होने देने के लिए उसके पिछले घुटने पर एक लात मारी। रमेश तिवारी दर्द से चिल्लाया और सुमन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बहन सू से माफी मांगो। अर्जुन मेहरा उसे ठंडी निगाहों से देखता है, एक आफ्टरबर्नर के नीचे उग्र रूप से पीता है। आउच! रमेश तिवारी को इतना दर्द हुआ कि उसके माथे पर पसीना आ गया। हालांकि यह आदमी कोई सलाहकार नहीं था। उसने दर्द सहने की कोशिश की। इसके बजाय उसने माफी नहीं मांगी। इसके बजाय उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेटा तुम लाओजी को मार सकते हो। मेरे पास काले और सफ़ेद दोनों तरह के लोग हैं। जल्दी या बाद में तुम्हें 100 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने फिर से अपना हाथ हिलाया। आह चेन, भूल जाओ, चलो चलें। चारों ओर फिर से दर्शकों की भीड़ देखकर और अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देखकर सुमन को कुछ चिंता हुई और वह अर्जुन मेहरा को साथ लेकर वहां चली गई। बेटा तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें साफ करने के लिए किसी को भेजती हूँ। अर्जुन मेहरा द्वारा छोड़ दिए जाने के बावजूद रमेश तिवारी उस दुष्ट आत्मा को निगल नहीं पाए। उन्होंने अर्जुन मेहरा की ओर इशारा किया और उसे डांटा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम किसी को फोन करोगे? अर्जुन मेहरा मुंह फेरकर हंसता है। उसकी आंखें बिजली की तरह रमेश तिवारी को देख रही हैं। इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि अधिक कॉल करना बेहतर है, ताकि यह न कहा जाए कि जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो मैं आपको कम धमकाता हूं। तुम बहुत पागल हो। मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि मरना कैसा होता है। रमेश तिवारी अर्जुन मेहरा को दुर्भावनापूर्ण नजरों से देखता है और अपना मोबाइल फोन निकाल लेता है। कुछ शब्द कहने के बाद रमेश तिवारी ने अपना मोबाइल फोन रख दिया और अर्जुन मेहरा से कहा, बेटा आज तुम्हारी किस्मत खराब है। मेरा बॉस पास में ही है, तुम जल्द ही मर जाओगे। चेन, चलो। ये सुनकर सुमन चिंतित हो गई और अर्जुन मेहरा को साथ लेकर चली गई। बहन सू, चिंता मत करो, मेरे हाथों में हाल ही में खुजली हो रही है, इसलिए मैं उनके साथ अभ्यास करूंगा। अर्जुन मेहरा निडर थे। वह वास्तव में यह सत्यापित करना चाहता है कि 3 विशेषता बिंदुओं की पदोन्नति के बाद उसकी लड़ाकू शक्ति कितनी मजबूत है। चूंकि लोग चाकू की धार पर हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें ले जाएं। लकवाग्रस्त, जिसकी आंखें नहीं हैं, मेरे भाई बाबू भैया भी हिलने की हिम्मत कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि रमेश तिवारी ने अभी जो कहा वह वास्तव में कोई धमकी नहीं है। थोड़ी देर बाद बदमाशों का एक समूह भीड़ में घुस आया। पहले तो उसने देखा कि वह एक मजबूत कदकाठी का आदमी है और साल भर लड़ाई झगड़ा करने और उत्पात मचाने का मास्टर है। उसने लोगों को अलग कर दिया और अंदर आते ही चिल्लाने लगा, यह आदमी मांस और खून से भरा है, अभिमानी रवैया क्रूरता का एक रूप है। लेकिन सिर्फ अर्जुन मेहरा को देखने के लिए आया था। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, मुंह खुला था, लंबे समय तक एक शब्द नहीं बोला। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा और उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद उसने उसे पहचान लिया। पता चलता है कि यह व्यक्ति जगत भाई का अधीनस्थ है, जिसका नाम होंगची लगता है। कल न्यू टाउन होटल में उन्होंने इस आदमी को जगत भाई का पीछा करते देखा, जो जाहिर तौर पर जगत भाई का करीबी दोस्त था। जगत भाई के आदमियों को यहाँ देखकर अर्जुन मेहरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाबू भैया नाम का यह आदमी अभी भी रमेश तिवारी का बॉस है। रमेश तिवारी इतने क्षैतिज क्यों हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पता चला कि वे जगत भाई के अधीनस्थ हैं। अध्याय 44। बॉस, वह लड़का है। इस लड़के ने इस वेश्या के साथ मिलकर मुझसे पैसे ठगे और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। बाबू भैया को लोगों को लाते देख रमेश तिवारी की हिम्मत तुरंत बढ़ गई। उसने अर्जुन मेहरा की ओर इशारा करते हुए बाबू भैया से कहा, बॉस आज आपको ही मेरे लिए फैसला करना होगा। सभी गुंडों को आते देख वे अर्जुन मेहरा के लिए पसीना बहाए बिना नहीं रह सके। लेकिन कौन जानता है, रमेश तिवारी के शब्द गिरने से पहले ही बाबू भैया अचानक उससे हाथ मिला लेते हैं और रमेश तिवारी को थप्पड़ मार देते हैं। इस थप्पड़ से न केवल रमेश तिवारी भ्रमित हुए, बल्कि सुमन और वहां मौजूद लोग भी असमंजस में पड़ गए। स्थिति क्या है? तुम्हारी आंखें लंबी नहीं हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? रमेश तिवारी को थप्पड़ मारने के बाद बाबू भैया उस पर चिल्लाए, इस युवा मास्टर का नाम अर्जुन मेहरा है और वह डू का दोस्त है। यहाँ तक कि मास्टर डू भी उसका सम्मान करते हैं। लियांग शाओ को नाराज करने के लिए तुम्हारे पास कितने सिर हैं? डू ये का दोस्त,
जैसे ही रमेश तिवारी ने ये सुना तो वह दंग रह गए और पूरी तरह से मजबूर हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़का इतना घमंडी है। पहले तो मास्टर डू ने उसका साथ दिया था। डू शिकुई कौन है? एक छोटे से नवोदित के रूप में उसके पास डू ये का छोटा भाई होने की योग्यता भी नहीं है। डू ये के लोगों को अपमानित करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल रमेश तिवारी ही नहीं बल्कि आसपास खरबूजे खा रहे वे लोग भी चौंक गए जिन्होंने सुना था कि अर्जुन मेहरा जगत भाई का दोस्त है। जब उन्होंने अर्जुन मेहरा को देखा तो वे डरे बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि कुछ डरपोक लोग भी अब उत्साह को देखने और चुपचाप भीड़ से दूर जाने का साहस नहीं कर पाते। आह चेन, तुम जगत भाई से कैसे जुड़े? बाबू भैया की बातें सुनकर सुमना भी अविश्वास से अर्जुन मेहरा को देखती है। शब्दों में कुछ दोष है। आखिर जगत भाई एक बड़े भूमिगत आदमी हैं जिनकी समाज में बदनामी है। ऐसे सामाजिक लोगों से घुलने मिलने वालों का भला नहीं होगा। सुमना हमेशा से ही अर्जुन मेहरा को लेकर बहुत चिंतित रही हैं, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह इन लोगों का अनुसरण करके बुरी चीजें सीखें। बहन सू, यह एक लंबी कहानी है। जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। बाबू भैया और अन्य लोगों के साथ अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से सुमना को बहुत अधिक समझाने में अच्छा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से लियांग शाओ से माफी मांगो। इस समय बाबू भैया ने रमेश तिवारी को घूर कर देखा और उन पर चिल्लाए। रमेश तिवारी उससे डर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह रोते हुए अर्जुन मेहरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। लियांग शाओ, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप जूही के दोस्त हैं। अगर आप जानते हैं, भले ही आप मुझे 100 हिम्मत दें, मैं आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आपने मुझे नाराज नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन मेहरा हाथ नकारात्मक, देखने में आलसी रमेश तिवारी एक आंख बर्फ की तरह ठंडा। हाँ, ये बहन नहीं है, वह मेरी चाची है। मेरी आंखें नहीं हैं और मैं असली लोगों को नहीं जानता। नाराज मत हो, चलो कपड़ों के बारे में भूल जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक है? रमेश तिवारी, जो उपेक्षा करने का साहस करता है, ने दयनीय स्वर में सुमना से कहा। भूल जाओ, जल्दी उठो। सुमना बस अर्जुन मेहरा को जल्द से जल्द खींच कर ले जाना चाहती है। वह और परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। रमेश तिवारी से एक शब्द कहने के बाद उसे 3 या 7 या 21 की परवाह नहीं है और वह अर्जुन मेहरा को खींच कर ले जाती है। सुमना को रमेश तिवारी से ज्यादा बाबू भैया से नफरत है। चूंकि वह जानती थी कि अर्जुन मेहरा के उनके साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से अपनी बहन की तरह अर्जुन मेहरा को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि अर्जुन मेहरा भटक न जाए। लियांग शाओ, अपना समय लो। बाबू भैया पहले अर्जुन मेहरा से कुछ कहना चाहते थे। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा को सुमना ने जबरन दूर कर दिया है, वे अपनी आंखों में एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण व्यंग्य दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। बॉस हॉन्ग, यह आदमी कौन है? आप मास्टर डू को उसे कवर करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? बाबू भैया की नज़रों में रमेश तिवारी को कुछ समझ में आ गया है। वह जल्दी से और सावधानी से आगे बढ़कर पूछता है। हालांकि बाबू भैया इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं और रमेश तिवारी के माथे पर तमाचा मारते हैं। बाबू भैया ने अधीरता से कहा, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? वांग लाओसन, कृपया मेरे लिए याद रखना, जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे तो बेहतर होगा कि तुम एक चक्कर लगा लो। उस समय बदकिस्मत मत बनो और कहो कि मैंने तुम्हें कवर नहीं किया। हाँ, रमेश तिवारी अभी छोटे हैं और सड़क पर होने वाली चीज़ों से उनका संपर्क नहीं हो पाता। भाषण सुनने के बाद उन्होंने तुरंत गर्दन सिकोड़ ली और कहा कि यह सच है। दूर से अर्जुन मेहरा का रूप देखकर बाबू भैयान की ठंडक और बढ़ जाती है और फिर वह अपना मोबाइल फोन निकालकर जगत भाई को स्थिति की सूचना देते हैं। अध्याय 45। सुमना अर्जुन मेहरा को बाबू भैया के गुंडों से बचने के लिए ऐसे खींचती है जैसे प्लेग से बच रही हो। इसके अलावा उन्होंने रास्ते भर अर्जुन मेहरा से भी पूछा कि जगत भाई के साथ कैसे पेश आना है। अर्जुन मेहरा से वह पूछ नहीं पाए, इसलिए उसे कल नए शहर के होटल में फिर से यह कहना पड़ा। आह चेन, जगत भाई का चरित्र बहुत बुरा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले भी बहुत बुरे काम किए हैं और लोगों को मार भी डाला है। इस तरह के व्यक्ति से तुम्हें भविष्य में संपर्क नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन मेहरा की बात सुनकर सुमना चिंतित हो जाती है और गहरी आवाज में अर्जुन मेहरा को चेतावनी देती है। चिंता मत करो बहन सू, मेरा माप लिया जाएगा। अर्जुन मेहरा भी जगत भाई की तरह देख सकते हैं कि माफिया की इस तरह की ताकत और साधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह जानता था कि सूजी वास्तव में अपने लिए सोच रही थी और वह उसके प्रति बहुत आभारी था। यहाँ कपड़े खरीदने में असफल रहे।
अर्जुन मेहरा ने सुखसुशन को एक अन्य पैदल यात्री सड़क पर ले लिया और बहन सू के लिए कुछ महंगे कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च किए। पहले तो सुजैन ने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन मेहरा के पैसे पानी की तरह खर्च करने के अंदाज को देखकर उसे मना करना पड़ा। खैर, लड़के के पास पैसे हैं, चूंकि वह अपने लिए पैसे खर्च करने को तैयार है तो उसे जाने दो। दो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करते करते अनजाने में डिनर का समय हो जाता है। अर्जुन मेहरा खाने के लिए एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले जाता है। दोनों ने मिंगमांटे नामक एक पश्चिमी रेस्तरां में प्रवेश किया, जो एक फ्रांसीसी रेस्तरां है और शंघाई में खानपान उद्योग में प्रसिद्ध है। बेशक यहाँ खपत भी आसमान छू रही है, जो आम वर्ग को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। जब अर्जुन मेहरा यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर के तौर पर काम किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रेस्टोरेंट की खपत देखी। अतीत में वही था जो दूसरों की सेवा करता था। इस बार उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और एक महान ग्राहक बन गए। नमस्ते सर और मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जैसे ही वे रेस्तरां में पहुंचे, एक कॉलेज जैसी दिखने वाली वेट्रेस उनके पास आए और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। एक पुराने व्यक्ति के रूप में अर्जुन मेहरा भी ऐसा ही महसूस करते हैं। वह देख सकता है कि उसके सामने खड़ी लड़की एक अच्छी लड़की होगी जो अंशकालिक नौकरी के माध्यम से अपने माता पिता का बोझ हल्का करना चाहती है। आप जानते हैं, अब दुनिया पतन की ओर बढ़ रही है। इस भौतिकवादी युग में परिसर अपवित्र हो गया है। जब तक आप एक छोटी सी खूबसूरत महिला कॉलेज छात्रा हैं, तब तक बहुत सारा पैसा कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वेटर के रूप में काम करके इतना कठिन पैसा कमाने को तैयार हैं। बहन सू, आप जो चाहें ले सकती हैं। वेट्रेस अर्जुन मेहरा चाव ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाकर सज्जनतापूर्ण व्यवहार के साथ मेनू को सुखसुशान की ओर बढ़ाया। ही अर्जुन मेहरा, अगर आप मुझे इसे ऑर्डर करने के लिए कहेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगी। लगता है सुमन ने अर्जुन मेहरा के प्यार को अपना लिया है। मेन्यू देखने की बजाय उसने वेट्रेस से मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी बहन, आपके सबसे महंगे व्यंजन कौन से हैं? सबसे महंगी डिश। जब वेट्रेस ने भाषण सुना तो वह दंग रह गई और उसे सुमन का मतलब समझ में नहीं आया। कोई भी इस तरह से भोजन का ऑर्डर कैसे दे सकता है, बिना सबसे स्वादिष्ट भोजन के बारे में पूछे, केवल सबसे महंगे भोजन के बारे में पूछे। भले ही मिंगमांटे शंघाई के शीर्ष रेस्तरां में से एक है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। ओह, यह महिला, हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, ताज़ा अबालोन, समुद्री ककड़ी, शार्क का पंख और चिकन सूप है। यद्यपि सुमन असमंजस में थी, लेकिन वेट्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका परिचय कराया। ठीक है, बस ये बर्तन। जब तक वे आपकी दुकान में सबसे महंगे हैं, हम एक ले लेंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही वह अर्जुन मेहरा की तरफ देखना नहीं भूली और मजाक में बोली, इस बॉस के पास बहुत पैसा है। अगर तुम खाना चाहो तो बढ़िया से बढ़िया खा सकते हो। वेट्रेस स्पष्ट रूप से सुसान के आधे मजाक और आधे गंभीर शब्दों से उलझन में थी, इसलिए उसे अपनी पूछताछ भरी निगाहें अर्जुन मेहरा की ओर घुमानी पड़ीं। आखिरकार पैसे तो अर्जुन मेहरा ने ही दिए थे। अध्याय 46। हाँ, बस वही करो जो बहन सू ने कहा। वेट्रेस को लगा कि अर्जुन मेहरा शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि अर्जुन मेहरा सुमन से ज्यादा आसानी से मान जाएगा। वैसे क्या आपके पास रेड वाइन है? मैंने सुना है कि 1982 की लाफाइट वाइन अच्छी होती है। एक छोटे कप के लिए दसियों हजार रुपए, है न? हम दोनों के लिए एक एक कप दे दो और पहले अपना मुंह धो लो। पूफ, एक कप लाफाइट के लिए दसियों हजार डॉलर, पहले 2 कप गरारे। अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर न सिर्फ वेट्रेस चौंक गई, बल्कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे ग्राहकों की भी नजरें एक साथ अर्जुन मेहरा पर टिक गईं। ये बच्चा कौन है? ये खाई कौन है? जहां तक अभी उनके द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजनों की बात है, मुझे डर है कि इसकी कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा होगी। अगर हम 1982 में लाफाइट के 2 कप जोड़ दें तो हम 2 लाख रुपये के बिना नहीं रह सकते। 2 लोग, 2 लाख का खाना। हालांकि जो ग्राहक डिनर के लिए मिंगमांटे में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, वे या तो अमीर होते हैं या महंगे होते हैं। भोजन पर हजारों डॉलर खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने अर्जुन मेहरा जैसा किरदार नहीं देखा। क्या आपने देखा है? हालांकि इस प्रकोप को अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन मेहरा को दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों की आदत हो गई है। वास्तव में न केवल अर्जुन मेहरा, बल्कि सुमन भी इससे प्रतिरक्षित हैं। आखिर अर्जुन मेहरा अरबपतियों की श्रेणी में आ ही गए हैं, तो क्यों न कुछ स्पेक्ट्रम लगाकर ताकत बढ़ा दी जाए। वे खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। देर होते देख सुमन घर जाने को तैयार हो गई। क्योंकि उन दोनों ने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए अर्जुन मेहरा ने ड्राइविंग एजेंट कंपनी को फ़ोन किया और उन्हें अपनी कार में वापस ले जाने की योजना बनाई। थोड़ी देर बाद नौकर आ गया।
दाइजिया एक 20 वर्षीय युवक है जिसका शरीर मजबूत है, कौशल अच्छा है और ईमानदारी भी अच्छी है। हालांकि अर्जुन मेहरा की 10 लाख की लग्जरी कार को देखकर वह तुरंत दंग रह गए। काफी देर तक कार को घूरने के बाद उसने अपना सिर लहरदार ड्रम की तरह हिलाया। लियांग शाओ, क्या आप ऑर्डर रद्द कर सकते हैं? क्या ऑर्डर कैंसिल कर दिया? ऑर्डर कैंसिल क्यों किया? अर्जुन मेहरा ने कुछ घबराहट के साथ दाइजिया को देखा और कुछ झंगेर भिक्षुओं को समझ में नहीं आया। लियांग शाओ, आपकी कार बहुत महंगी है। मुझे डर है कि मैं इससे टकरा जाऊंगा। अगर मैं इसे बेच भी दूं तो भी मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। दाइजिया ने कटु मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। हाँ, तो आप इस बारे में चिंतित हैं? अर्जुन मेहरा की बात सुनकर उसे कंधे पर थपथपाने की परवाह नहीं की। कुछ नहीं भाई, तुम खुलेआम ऐसा करते हो। अगर वाकई नुकसान भी हुआ तो मैं तुम्हें भरपाई नहीं करने दूंगा। वास्तव में दाइजिया स्पष्ट रूप से अर्जुन मेहरा को दूसरी पीढ़ी का एक अमीर व्यक्ति मानते थे और उनकी आंखें विस्मय और आश्चर्य से भरी हुई थीं। लेकिन अर्जुन मेहरा की बातें उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात है। साथ ही उसे लगता है कि अर्जुन मेहरा और उन घमंडी डंडियों में बहुत अंतर है। वह कुछ समय से गाड़ी चला रहा है और उसकी मुलाकात कई अमीर बच्चों से हो चुकी है। उन लोगों ने सोचा कि उनके पास घर पर पैसा है और वे उसे इधर उधर बुला रहे थे तथा लोगों की पूरी तरह उपेक्षा कर रहे थे। लेकिन अब यह अमीर और कम है। स्पष्ट रूप से उन लोगों की तुलना में बहुत पैसा है, लेकिन अभी भी बहुत सुलभ है। बेशक ये सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अर्जुन मेहरा आत्मविश्वास से सिर हिलाकर ड्राइवर की ओर देखते हैं और सुमन को कार में खींच लेते हैं। अच्छा, धन्यवाद लियांग शाओ। ड्राइवर ने कृतज्ञतापूर्वक अर्जुन मेहरा को धन्यवाद कहा और फिर एक प्रकार की उत्तेजना के साथ ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, यह अब तक देखी गई शीर्ष श्रेणी की सेडान है। इसके अलावा यह इस वर्ष का नवीनतम सीमित संस्करण है जिसे केवल वेबसाइट पर ही देखा जा सकता है। भाई घबराओ मत, गाड़ी धीरे चलाओ। देखिए, जनरेशन ड्राइव काफी समय तक वहां बैठी रहती है। उसे कार में लगे सभी तरह के उपकरणों के बारे में पता नहीं था। अर्जुन मेहरा उसे खुश करने के लिए मुस्कुराता है। अध्याय 47। कुआं। अपने उत्साह को नियंत्रित करना और गंभीरता से गाड़ी चलाना आसान नहीं था। बहुत खूब, जैसा कि उम्मीद थी, ये वास्तव में दुनिया की शीर्ष सेडान रेस है। ड्राइविंग का यह अनुभव पूरी तरह से एक तरह का सुपर आनंद है। बहुत बढ़िया। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे लिए गाड़ी चलाने में रुचि रखते हो? तुम्हारा वेतन तुम पर निर्भर है। ये देखकर कि स्थानापन्न ड्राइवर का ड्राइविंग कौशल बहुत सहज है, अर्जुन मेहरा उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। मेरा नाम ल्यूक्सन है। अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर लू सेन घबराकर बोले, लियांग शाओ, क्या तुमने सच कहा? क्या मैं तुम्हारा पूर्णकालिक ड्राइवर बन सकता हूँ? बेशक, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अर्जुन मेहरा झिंग से रोड। हालांकि उसके अपने ड्राइविंग कौशल खराब नहीं हैं, लेकिन वह भविष्य में महान चीजें हासिल करने जा रहा है और अब उसे वफादार अधीनस्थों के एक समूह की भर्ती करनी है। अर्जुन मेहरा देख सकते हैं कि लू सेन के शब्द, हालांकि बहुत नहीं विश्वसनीय हैं। अच्छा, जब लू सेन ने पहली बार अर्जुन मेहरा को देखा तो वह समझ गया कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अर्जुन मेहरा जैसे लोगों के अधीन काम करने का मौका लू सेन को नहीं मिल पाता। लू सेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, लियांग शाओ, मैं ऐसा करना चाहूंगा। वेतन मायने नहीं रखता। मैं आम समय में ज्यादा खर्च नहीं करता। जब तक मैं जीविका चला सकता हूँ। वेतन तो आपको मिलना चाहिए, इसमें उदासीनता कैसे हो सकती है? लू सेन का वादा देखकर अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने में 2-5 बीमा और एक फंड दूंगा और साल के अंत में प्रदर्शन के हिसाब से भुगतान करूंगा। तुम क्या सोचते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद बॉस। ये सुनकर कि अर्जुन मेहरा ने खुद को इतना उदार उपचार देने की पेशकश की है, लू सेन बहुत खुश हुई और उसने फिर से धन्यवाद कहा। आप जानते हैं, यद्यपि वह अंशकालिक ड्राइवर है, उसकी मासिक आय उसके वेतन से अधिक है, लेकिन कुल आय 10,000 रुपये से कम है। अब अर्जुन मेहरा एक निर्यात 20,000 गारंटीकृत मजदूरी है। ऐसा उपचार मूर्ख मना नहीं करेगा। चेन, बधाई हो। अर्जुन मेहरा के आत्मविश्वास भरे रूप को देखकर सुमन खुद को उन पर गर्व महसूस करने से नहीं रोक पाती। इस समय वह वास्तव में महसूस कर सकती है कि विपत्ति और समृद्धि में लोगों का स्वभाव काफी भिन्न होता है। सुमन से संपर्क करें। उसकी आंखों को देखने के लिए अर्जुन मेहरा दिल हिलने में मदद नहीं कर सकते। सुमन शराब पीने में असमर्थ थी। इसके अलावा उसने पहले ही अर्जुन मेहरा फैन के दिल का वादा किया था। इस समय उनकी आंखें विपरीत थीं। उसका चेहरा, जो पहले से ही शराब पीने से लाल हो गया था, और भी शर्मीला और गर्म था। पता नहीं क्यों अर्जुन मेहरा इतना साहसी था कि उसने सुमन के कंधे पर हाथ रख दिया।
ए चेन, उसके स्पर्श से सोमनाथन बिजली के झटके की तरह कांप उठा। कुछ देर के लिए वह अर्जुन मेहरा की आंखों में और अधिक मोहक लग रही थी। उसके मुंह से हल्की गुनगुनाहट निकल रही थी और उसका नाजुक शरीर धीरे से अर्जुन मेहरा के कंधे के नीचे टिका हुआ था। प्लॉप प्लॉप, खूबसूरती को अपनी बाहों में समेटने का एहसास वाकई बहुत अच्छा है। अर्जुन मेहरा का दिल खुशी से उछल पड़ा। सुमन एक परिपक्व और आकर्षक सुंदरता है। वह उसे धीरे से गले लगाती है और उसकी शरीर की खुशबू को अपनी नाक में सूंघती है। अर्जुन मेहरा अचानक कोमल ग्रामीण इलाकों में खो जाता है। इसके बाद अर्जुन मेहरा अपने दिल में आवेग को नियंत्रित करने में असमर्थ है। बिना किसी संदेह के कि लू सेन उसके सामने गाड़ी चला रही है, सुखसुशान को दिल से गले लगा रही है। ड्राइवर की सीट पर बैठे लू सेन ने कार के पीछे रस्सी की आवाज़ सुनी। उसे लगा जैसे किसी बंदर के पंजे ने उसे खरोंच दिया हो, लेकिन वह जानता है कि वह पीछे नहीं लौट सकता। ध्यान भटकाना तो दूर की बात है। यद्यपि वह अर्जुन मेहरा द्वारा नियोजित था, यह उसकी सबसे बुनियादी निष्ठा है और उसे इस पर कायम रहना चाहिए। अब अर्जुन मेहरा पूरी तरह से सुमन के मोह में खो गया है। यदि लू सेन की उपस्थिति न होती तो उसे कार में बहनसू से लड़ना पड़ता। हालांकि भले ही वह अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अर्जुन मेहरा पहले से ही सुखसुशान की त्वचा के हर इंच को जानता था और वह अगली बार इसे विकसित करने के लिए केवल समय की प्रतीक्षा करेगी। जब कार अंततः सुसान के घर पहुंची तो ल्यूसेंट को राहत महसूस हुई। अध्याय 48। शुभ रात्रि बहन सू। सुखसुशन को व्यक्तिगत रूप से ऊपर भेजा। अर्जुन मेहरा ने उसे गले लगाया और थोड़ी देर तक चूमा और फिर अनिच्छा से कार में लौट आया। लूसेन अर्जुन मेहरा को वापस होटल ले जाने वाला होता है, तभी उसका मोबाइल फोन अचानक बजता है। बॉस, मैं फोन उठाऊंगा। ये देखकर कि कॉल उसकी गर्लफ्रेंड शियाओयू का था, लूसेन के चेहरे पर अभी भी उत्साह था। उसने जल्दी से अर्जुन मेहरा से कुछ कहा और कार सड़क किनारे रोक दी। जियाओयू, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। लूसेन बहुत खुश था और अर्जुन मेहरा को अपने उच्च वेतन के बारे में बताने वाला था। अप्रत्याशित रूप से रेडियो तरंग के दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, कोई जरूरत नहीं लूसेन, हम उपयुक्त नहीं हैं, ब्रेकअप कर लो। लूसेन के लिए यह वाक्य वज्रपात से अधिक कुछ नहीं है। वह इतना आश्चर्यचकित था कि वह अपना मोबाइल फोन स्थिर नहीं रख सका और सीधे सामने की ओर देखता रहा। लक्सन, हम वाकई इसके लायक नहीं हैं। तुम जो पैसा कमाते हो उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता। चलो यहीं से भाग चलें, कोई किसी को नहीं रोकेगा। जियाओयू के शब्द दृढ़ और दृढ़ हैं और लूसेन को कोई मौका नहीं देते हैं। जियाओयू, मैं मानता हूं कि यह अलग था। लूसेन स्पष्ट रूप से एक दृढ़ व्यक्ति है। ये जानते हुए कि उसकी प्रेमिका एक भौतिकवादी लड़की है जो पैसे की पूजा करती है, फिर भी वह हार मानने से इनकार करता है। उसने अपने बगल में बैठे अर्जुन मेहरा की ओर देखा, जो अपनी प्रेमिका का दिल बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी एक बड़े बॉस से मिला और उसने मुझे 20 मिलियन मासिक वेतन और साल के अंत में बोनस देने का वादा किया, 21 महीने। अरे बेटा, अगर ऐसा भी हो तो भी तुम साल में अधिकतम 200,000 ही कमा पाओगे। लहर के दूसरे छोर पर एक विराम था। जब लूसेन को लगा कि उसकी प्रेमिका अपना मन बदल रही है, तो उसने अपने कानों में एक ठंडी आवाज़ सुनी, क्या तुम जानते हो कि शियाओयू मेरा पीछा करती है और मैं उसे महीने में उससे ज़्यादा पॉकेट मनी देता हूँ। तुम मुझसे क्या लड़ना चाहते हो बेचारे लड़के? तुम कौन हो? तुम शियाओयू के साथ क्यों हो? इस अचानक आए आवाज़ ने स्पष्टतः लूसेन को चौंका दिया, लेकिन एक पल में लूसेन को कुछ एहसास हुआ। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, मैं कौन हूँ? अरे, तुम तो बेचारे हारे हुए हो, तुम्हें जानने की कोई योग्यता नहीं है। वैसे मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ कि शियाओयू अब मेरा आदमी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उसे फिर से परेशान मत करना, वरना तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा होगा। उदास आवाज़ ने लूसेन को धमकाया और अचानक फ़ोन काट दिया। लूसेन के लिए ऐसा अचानक झटका बहुत बड़ा है। लूसेन ऐसे बैठा रहा मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अफसोस, अर्जुन मेहरा लूसेन के पास बैठे थे और उनकी बातचीत साफ साफ सुन रहे थे। इस समय लूसेन की उदास सूरत देखकर अर्जुन मेहरा अपने बाल हिलाते हुए आहें भरता है। वह अपनी पूर्व प्रेमिका रोशनी शर्मा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। दुनिया में इतनी घमंडी महिलाएं क्यों हैं? बूढ़े मालिक, मैं अपना आपा खो बैठा, मैं तुम्हें वापस भगा दूंगा। से लूसेन जाग जाती है और लूसेन उठकर बैठ जाती है और अर्जुन मेहरा से माफ़ी मांगती है। वापस फ़ोन करो, पूछो कि कुत्ता आदमी और औरत कहाँ हैं और अपनी खोई हुई गरिमा वापस लाओ। अर्जुन मेहरा लेंग्रोंग लूसेन को घूरते हैं और बर्फ की तरह शब्दों का उच्चारण करते हैं। भूल जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं शियाओयू को खुशी नहीं दे सकता। लूसेन ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और अपने गुस्से और शर्म को दबाने की कोशिश करने लगा।
इस तरह की महिला आपके द्वारा दी गई खुशी का आनंद लेने के योग्य नहीं है। आपको बस उसके चेहरे पर मारना है, उसे जोर से मारना है। अर्जुन मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। लू सेन की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना उसने अपना मोबाइल फोन लिया और जियाओयू का नंबर डायल किया। लक्सन, क्या मैं पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूँ? कृपया दोबारा फोन न करें। जैसे ही रेडियो तुरंत कनेक्ट होती है, जियाओयू की आवाज़ अर्जुन मेहरा के कान से आती है। आप कहाँ हैं? अर्जुन मेहरा की ठंडी आवाज़ जियाओयू के शब्दों को काट देती है। आप कौन हैं? जियाओयू को आश्चर्य होता है जब वह सुनती है कि यह लू सेन की आवाज़ नहीं है। अपने बगल वाले आदमी से फ़ोन उठाने को कहो। अर्जुन मेहरा ऐसी घमंडी महिलाओं के साथ और अधिक समय नहीं बिताना चाहता था और उसकी आवाज़ दृढ़ थी। बेटा, तुम कौन हो? क्या तुम इस कचरे के लिए कुछ करना चाहते हो? मेरे युवा मालिक नए ग्रीनलैंड होटल में एक कमरा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास बीज है तो तुम आओगे। अभी अमीरों और युवाओं की आवाज़ें उत्तेजना से भरी थीं। शायद दूसरे पक्ष के विचार में अर्जुन मेहरा एक असफल व्यक्ति है जो दूसरों के लिए खड़ा हो सकता है। नए हरे भरे स्थान पर जाओ। फोन रख दो, अर्जुन मेहरा ने लू सेन से सीधे कहा। बॉस, भूल जाए, मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं पहले आपको वापस भेज दूं। हालांकि लू सेन अपने दिल में क्रोधित है, लेकिन वह ये नहीं देख सकता कि अर्जुन मेहरा खुद ही फंस गया है और वह हार मानना चाहता है। गाड़ी चलाना। अर्जुन मेहरा ने लू सेन की सलाह नहीं मानी, लेकिन लू सेन के पास नए ग्रीनलैंड होटल तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 49। हालांकि ग्रीनलैंड का नया होटल शेनहू होटल उद्योग में काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसे अधिकतम 5 सितारा होटल के रूप में ही माना जा सकता है। पुडोंग के वेनहुआ ओरिएंटल होटल के साथ इसकी तुलना करना असंभव है। हालांकि राव के अनुसार नए ग्रीनलैंड होटल में खपत का स्तर भी श्रमिक वर्ग के लिए आश्चर्य की बात है। कहा जाता है कि यहाँ ठहरने का किराया 1000 रुपये से शुरू होता है। हालांकि होटल में कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर के कमरे का किराया एक रात के लिए 10,000 रुपये है। जैसे ही अर्जुन मेहरा और लू सेन नए ग्रीनलैंड होटल में आते हैं, शियाओयू और उसका नया प्रेमी, जो युवा और अमीर है, नए ग्रीनलैंड होटल के दरवाजे पर खड़े होते हैं। वे लू सेन के आने का इंतजार करने वाले हैं और उस हारे हुए व्यक्ति को अपमानित करेंगे जो अपनी दौलत से अनजान है। लीशाओ, तुम्हारे लिए सभी को बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद हम उसे तुम्हें अपमानित करने के परिणाम का स्वाद चखाएंगे। लीशाओ। होटल का सुरक्षा कप्तान कई मजबूत सुरक्षा गार्डों के साथ आया और लीशाओ को सिर हिलाकर इशारा किया। बहुत अच्छा, चिंता मत करो कैप्टन वांग, जब तक भाई अच्छा काम करेंगे, बेन शाओ को बड़ा इनाम मिलेगा। लीशाओ ने संतोष से सिर हिलाया और कैप्टन वांग की ओर बैंक नोटों का एक ढेर फेंक दिया। बैंक नोट मोटा था और देखने में 20 या 30 हजार का लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद लीशाओ। पैसे देखते हैं। वांग कप्तान छोटी आंखों की एक जोड़ी तुरंत एक भट्ठा में मुस्कान, जल्दी से ले लो। लीशाओ, वह लक्सेन बहुत परेशान करने वाला है। जब वह बाद में आएगा तो तुम्हें उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि वह मुझे हर समय परेशान न करे। जियाओयू ने लीशाओ की बांह बचा ली है। हर कोई उससे चिपकना चाहता है। अरे मेरी छोटी सुंदरी, चिंता मत करो। उस लड़के ने मेरी स्त्री को अपमानित करने का दुस्साहस किया है, मुझे इस बार उसका पैर तोड़ना ही होगा। लीशाओ के चेहरे पर व्यंग्य झलक रहा था और उसका रवैया अत्यंत अहंकारी था। जैसे ही लीशाओ की आवाज़ ज़मीन पर गिरी, उसने एक शाही नीले रंग की बेंटले को रात से आते देखा और होटल के गेट पर रुक गया। वाह, ये कार सचमुच शानदार है। इस शानदार कार को देखकर होटल के बाहर मौजूद हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। यह मत कहो कि अन्य लोग आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि इस लग्जरी कार को देखकर लीशाओ की अभिव्यक्ति भी ईर्ष्यापूर्ण है। लीशाओ के बारे में सोचो, हालांकि वह हमेशा अमीर और छोटा रहा है, वास्तव में उसके पिता केवल दसियों लाख रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। वह केवल 10 लाख कारें ही चलाता है और इस कार की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति इतनी कीमती लग्जरी कार चलाने का कितना खर्च उठा सकता है। इस कार को देखकर लीशाओ के मन में अचानक इसके मालिक से दोस्ती करने का विचार आया। जहां तक लू सेन को सबक सिखाने के लिए यहां इंतजार करने की बात है तो ऐसा लगता है कि वह इसे भूल गया है। आज जैसे ही लीशाओ बेंटले के मालिक के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होता है, जब उसके बगल में बैठा शियाओयू उस व्यक्ति को कार से बाहर निकलते हुए देखता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता और दंग रह जाता है। पता चला कि कार से बाहर निकलने वाले 2 लोगों में से एक लू सेन है। शियाओयू का भी विचार लीशाओ जैसा ही था और वह बेंटले मालिकों को जानने का अवसर लेना चाहता था। शायद अपनी सुंदरता के साथ बेंटले कार मालिकों के लिए चैनल कर सकते हैं और लीशाओ एक किक। हालांकि जब उसने लू सेन को कार से बाहर निकलते देखा तो वह दंग रह गई।
नमस्ते, मैं ली जियांजी हूँ, ली आर्किटेक्चर का शाओडोंग। मैं उनके बारे में नहीं जानता। हालांकि ली शाओ को शियाओयू की गलती का पता नहीं चला। एक आदमी पहले अर्जुन मेहरा और लू सेन से मिला और उनके करीब जाने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम यह नहीं कहते कि हम आने की हिम्मत नहीं कर सकते? अब जब हम यहाँ हैं तो तुम क्या चाहते हो? अर्जुन मेहरा ली जियांजी के सामने सीधा खड़ा है और उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है। ये है। ली शियांजी ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये दोनों दृष्टिकोण इतने ठंडे क्यों हैं? जब उसने शियाओयू के भूत जैसे आश्चर्य के भाव को देखा तो उसने जवाब दिया, ये तुम हो? हाँ, हम। अर्जुन मेहरा ली जियांजी को बिना किसी भाव के घूरते हैं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप पैसे से जो चाहें कर सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने अमीर हैं और क्या आप रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। अध्याय 50। ओह, ये अर्जुन मेहरा के शब्दों से ली शियांजी का गला भर आया और उसका चेहरा बैंगनी हो गया। वह बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। हालांकि वह हमेशा घमंडी रहा है, वह देख सकता है कि अर्जुन मेहरा खुद से ज्यादा शक्तिशाली है। चाहे गति से हो या ताकत से, ये युवक पूरी तरह से खुद को कुचल रहा है। लक्ष्मण, मैं गलत हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं कुछ समय से परेशान हूँ। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो और हम फिर से साथ हो जाएंगे, ठीक है? मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं फिर कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद जियाओयू ने जवाब दिया और लू सेन का हाथ पकड़ लिया। लगता है उसे यह बात समझ आ गई है। अब यह आसान नहीं है। भले ही वह जानती थी कि कार लेक्सेन की नहीं है, फिर भी वह इस 10 लाख वर्ग के कार मालिक को खुद के लिए नेतृत्व करने के लिए नियुक्त कर सकती थी और लेक्सेन का भविष्य उज्ज्वल होगा। बकवास, तुम घटिया औरत हो, मुझसे दूर रहो। चाहे जियाओयू ये कैसे भी करे, लू सेन अभी भी दृढ़ है और जियाओयू का हाथ झटक देता है। अभी, हालांकि लू सेन प्रेमविहीन होने के दर्द में है, वह भी अर्जुन मेहरा के ज्ञान के बाद जाग जाता है। शाओयू ऐसी औरत अपने स्वयं के प्यार के लायक नहीं है। बू, ये देखकर कि लू सेन ने खुद पर ध्यान नहीं दिया, जियाओयू इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने अपना चेहरा छिपा लिया और धीमी आवाज में रोने लगी। सस्ती औरत, मुझे पता था तुम अच्छी चीज नहीं हो। जियाओयू को लू सेन के सामने अपनी गलती स्वीकार करते देख ली जियांजी को लगता है कि एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा को बहुत बड़ी चुनौती मिली है। वह अर्जुन मेहरा को लेने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसे अपना सारा गुस्सा जियाओयू पर निकालना पड़ा और जियाओयू से लड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने पड़े। अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ गिरने से पहले उसे लू सेन ने पकड़ लिया। ठीक है, मैं इस औरत को नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी इच्छा से लड़ नहीं सकते। लू सेन ने ली जियांजी की बांह पकड़ ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। ली जियांजी एक ऐसा बांका है जिसके पास मुर्गी को बांधने की ताकत नहीं है। वह लू सेन के शक्तिशाली पतन का सामना कैसे कर सकता है? अचानक एक कुत्ता जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा टूट गया। तुम लकवाग्रस्त हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। ली जियांजी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत सभी सुरक्षा गार्डों पर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? उसे मारो। कैप्टन वांग और सुरक्षा गार्डों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा केवल उसके मजबूत शरीर के कारण नहीं है कि वे उसे घेरने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि लू सेन अर्जुन मेहरा का आदमी है। करोड़ों की लग्जरी कार चलाने वाले इस युवा मालिक के लिए क्या यह संभव है कि ये छोटे सुरक्षा गार्ड अपनी मर्जी से अपराध कर सकें? कैप्टन वांग, मैं तुम्हें 20,000 और दूंगा और उसे हरा दूंगा। ये देखकर कि सुरक्षा गार्ड हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ली जियांजी को लगा कि उसका चेहरा बदनाम हो गया है और वह इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं कर सकता। उसने गुस्से से कैप्टन वांग को पुकारा। ली जियांजी को पैसे जोड़ते हुए सुनकर कैप्टन वांग और सुरक्षा गार्ड भावुक हो गए। अगर तुम उसे पीटोगे तो तुम दोनों को 50-50,000 मिलेंगे। जब सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ने को तैयार थे, तभी अर्जुन मेहरा ने कैप्टन वांग की ओर एक बैंक कार्ड फेंका और ठंडे स्वर में कहा, यहाँ 3 लाख हैं, आप इन्हें साझा कर सकते हैं। ली जियांजी ने सुरक्षा गार्डों को जो पैसा दिया वह 50,000 से कम था। एक बार अर्जुन मेहरा ने एक चाल चली तो उन्हें प्रत्येक को 50,000 मिले। जैसे ही सुरक्षा गार्डों ने यह सुना, वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें मुर्गे के खून से पीटा गया हो। कैप्टन वांग की आज्ञा के बिना ही सुरक्षा गार्ड ली जियांजी की ओर दौड़ पड़े। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उससे मुक्कों और लातों से लड़ते। लक्ष्मण, चलो। अर्जुन मेहरा ली जियांजी की तरफ देखता भी नहीं है, जिसे पीट पीट कर चिल्लाने पर मजबूर किया गया है। वह लू सेन की तरफ आंख मारता है। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर खुद ही बना लिया और लू सेन बहुत खुश थी और बस में चढ़ने वाली थी। लक्ष्मण, तुमने उसे अभी मुझे मारने नहीं दिया। मैं तुम्हारे दिल में जरूर हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दो। जियाओयू इतनी क्रोधित और पछतावे में है कि वह अभी भी लू सेन को बनाए रखना चाहती है।
हालांकि जवाब में ये लू सेन ही था जिसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। जियाओयू ने अपना पीटा हुआ चेहरा छिपा लिया। लू सेन के दृढ़ रवैये को देखकर उसे निराशा में पीछे हटना पड़ा। हा, तुम बदबूदार घड़ी, क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है? वह बिल्कुल लाओजी की तरह है, तुम्हारे साथ खेल रहा है। लानत है, यह मेरे लिए दुर्भाग्य है। शियाओयू को पिता देख ली जियांजी ने अहंकारपूर्ण हंसी निकाली। जियाओयू का चेहरा शर्म और शर्म से लाल हो गया था। हालांकि लू सेन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर उसका दिल और भी ठंडा हो गया। लेकिन दोष किसे दिया जा सकता है? दोष तो दो, लेकिन दोष लेने के लिए उसे भी दोष दो। अध्याय 51। अच्छा, तुम उसके साथ खेलना चाहते हो, है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारे कमरे खुले हैं। ली जियांजी के अभिमानी और गर्वित रूप को देखकर अर्जुन मेहरा आगे बढ़ा और उसे नीचे गिरा दिया। एक बार फिर उसने अपना कॉलर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाता हूँ। न पाने और लालच करने का स्वाद कैसा होता है। उसके बाद अर्जुन मेहरा ने पीछे मुड़कर लू सेन को ठंडी नज़र से देखा, ली जियांजी और शियाओयू की ओर इशारा किया और लू सेन से कहा, भले ही आप कचरा फेंक दें, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं सकता। जाओ उसके सामने, मैं इस औरत को बुरी तरह से उखाड़ दूंगा। अर्जुन मेहरा के शब्दों से लू सेन का शरीर कांप उठा और वह काफी देर तक चुप रहा। जहां तक ली जियांजी और शियाओयू की बात है तो उनके चेहरे और भी डरावने हैं। क्यों हिम्मत नहीं हुई? अर्जुन मेहरारू की आंखें छड़ी की तरह थीं और उसने लू सेन को ठंडे अंदाज में देखा। लू सेन, मत भूलना अब तुम मेरे आदमी हो। अर्जुन मेहरा के अधीन कायम मत बनो, जाओ अपनी गरिमा वापस पाओ। जो अपमान तुमने सहा है उसका बदला दुश्मन को 10 गुना और 100 गुना दो। धन्यवाद बॉस, मुझे पता है क्या करना है। लू सेन ने अर्जुन मेहरा को गंभीरता से प्रणाम किया। अर्जुन मेहरा के हाव भाव देखकर वह न केवल आभारी था बल्कि आश्चर्यचकित भी था। ठीक है, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, आराम से रहो। अर्जुन मेहरा ने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कार में बैठ गए। लू सेन के चेहरे में बदलाव के बाद ली जियांजी और शियाओयू के भाव तुरंत उग्र हो गए। तुरंत बिना एक शब्द कहे वह ली जियांजी और शियाओयू को होटल ले गया। नहीं लू सेन, तुमने मेरे सामने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। मैं चाहता हूं कि तुम मौत की तरह जियो। ली जियांजी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने एक अजीब चीख निकाली। हालांकि वह अभी तक जियाओयू के साथ नहीं जुड़ा है क्योंकि जियाओयू ने लू सेन के साथ संबंध तोड़ लिया है, वह उसकी प्रेमिका है। अब अर्जुन मेहरा चाहता है कि लू सेन उसके सामने काओ शियाओयू के पास जाए। क्या उसने मौके पर हरी टोपी नहीं पहनी है? कार्ड मिटा। लू सेन लोग ज्यादा बात नहीं करते। ली जियांजी के प्रतिरोध के बावजूद वह अचानक उसके हाथ पर बल प्रयोग करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। ली जियांजी ने सुअर की तरह भयानक चीख मारी और उसके माथे पर पसीना सेम के बराबर था। हालांकि अतीत में कोई दर्द नहीं था। लू सेन ने ठंडी सांस ली। उसने चौंके हुए सुरक्षा गार्डों को छोड़ दिया और व्यभिचारियों को उनके आरक्षित कमरे में खींच ली। अर्जुन मेहरा को लू सेन को होटल से बाहर निकलते देखने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक कार में इंतजार करना पड़ा। बॉस, मैंने आपको इंतजार करवाया है, दरवाजा खोलो। देखो अर्जुन मेहरा अभी भी वहीं बैठा है। लू सेन के चेहरे पर अपराधबोध और विस्मय के भाव दिख रहे हैं। सब ठीक है, गाड़ी चलाओ। अर्जुन मेहरा उदासीनता से मुस्कुराते हैं और लू सेन को गाड़ी चलाने के लिए इशारा करते हैं। अब और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा जानता है कि उसे लू सेन के आत्मविश्वास से क्या चाहिए। अर्जुन मेहरा लू सेन को बहुत महत्व देता है। वह जानता है कि जियाओयू ने लू सेन पर एक मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ी है और इस छाया को हटाने का एकमात्र तरीका है हवा निकालना। शैतान की तरह गुस्सा निकालो। अब कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले 1 घंटे में लू सेन के दिल का सारा अपमान और गुस्सा बाहर आ चुका था। तब से लू सेन अभी भी भयंकर जनरल का सदस्य है। अपने शक्तिशाली सेनापति के प्रति सदैव वफादार रहें। हम यहाँ हैं बॉस। लू सेन पुडोंग स्थित मैंड्रीन ओरिएंटल होटल पहुंचे और विनम्रतापूर्वक अर्जुन मेहरा के लिए दरवाजा खोला। लक्सन, तुम वापस जाओ और अपना काम खुद करो। मैं तुम्हें कुछ दिनों में मेरे पास आने को कहूंगा। अर्जुन मेहरा लू सेन को सिर हिलाकर नमस्ते करता है और होटल में चला जाता है। लू सेन ने आदरपूर्वक सिर रखकर कहा, अर्जुन मेहरा की पीठ को दृष्टि में गायब होते देखना बस यही रह गया।